नमस्कार दोस्तों, वीएनकेडी स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 16 अगस्त है और आज से आपका यूपी ट्रिपल एससी पीटी का एग्ज़ाम लगभग 2 महीना शेष है। अब इन 2 महीनों में पीटी में 80 से अधिक अंक लाने के लिए आज से हम सब पीटी के संपूर्ण सिलेबस को घटना चक्र 2022 से टॉपिक वाइज कवर करेंगे। यदि आप लोग अभी चैनल पर नए हैं और पीटी में 80 से अधिक नंबर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता को कवर करते हैं। तो देखिए आप सब, यदि एग्जाम में सिंधु घाट की सभ्यता से प्रश्न पूछेगा तो आप लोगों को इससे बाहर एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए हम सब इसको पूरा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा है सिंधु घाट की सभ्यता। आगे हम सब बढ़ते हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। देखिए सभी आप जितना भी यहाँ पर फैक्ट दिया गया है उन सभी को याद करते चलिएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। देखिए कभी कभी एग्जाम में जो डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है कि पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ, तो याद रखिएगा पशुपालन का प्रारंभ जो हुआ था वह मध्य पाषाण काल में हुआ। आगे बढ़ते हैं। पशुपालन के साक्ष्य भारत में देखिए आदमगढ़, देखिए यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में तथा बागौर यह राजस्थान के भीलवाड़ा से प्राप्त हुए। तो आप यह याद रखिएगा कि पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ तथा बागौर से प्राप्त हुए। आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाणकालीन महदहा से हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। देखिए जो महदहा जो है यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। तो देखिए यहाँ से जो प्राप्त हुआ है वह हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुआ है। तो आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिला। देखिए इसे आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है कि भारत में जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था वह मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिला है। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। नर्मदा क्षेत्र की खोज वर्ष 1982 में की गई थी। तो नर्मदा क्षेत्र की खोज कब की गई थी? वर्ष 1982 में की गई थी। आप इसे याद रखिएगा। देखिए मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम, यह देखिए जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ। देखिए अभी इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ? तो देखिए बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं। गर्त आवास के साक्ष्य भी बुर्जहोम से प्राप्त हुए। तो देखिए बुर्जहोम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ और गर्त आवास के साक्ष्य भी बुर्जहोम से प्राप्त हुए। इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। बुर्जहोम पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। तो देखिए बुर्जहोम पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। देखिए याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि खाद्यान्नों का जो उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ वह नवपाषाण काल में हुआ। याद रखिएगा। तो देखिए बलूचिस्तान के कच्छ मैदान स्थित मेहरगढ़ से सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले। याद रखिएगा। और आगे देखते हैं। चालकोलिथिक युग को ताम्र पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। देखिए एग्जाम पूछ सकता है कि चालकोलिथिक युग को अन्य किस युग के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा ताम्र पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है जो खरगोन जिले में स्थित है। नौदा टोली का उत्खनन HD सांकलिया ने कराया था। इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए। याद रखिएगा आप सब। देखिए इम्पॉर्टेंट है। लिखा है कि नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं।
गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड पात्र के साक्ष्य हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए। याद रखिएगा, तो गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड पात्र के साक्ष्य हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। यह भी याद रखिएगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। अब देखिए, यह जो हम सब पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उत्खननकर्ता या खोजकर्ता। देखिए, यहाँ से एग्जाम में जरूर एक आध प्रश्न पूछ लेता है, तो चलिए हम सब इसको पढ़ते हैं। देखिए, आप इसे याद रखिएगा, प्रमुख स्थल और उत्खननकर्ता या खोजकर्ता। और देखिए यहाँ पर जो सन दिया है हड़प्पा मोहनजोदड़ो, इसी का बस याद रखिएगा, बाकी आपका एग्जाम में काम चल जाएगा। तो चलिए हम सब देख लेते हैं। तो देखिए, एक तरफ प्रमुख स्थल दिया है, दूसरे तरफ उत्खननकर्ता या खोजकर्ता दिया है और एक तरफ वर्ष दिया है। तो सबसे पहले हड़प्पा। देखिए, हड़प्पा के जो खोजकर्ता हैं दयाराम साहनी हैं और कब किए थे, तो 1921 में किए थे। तो हड़प्पा का खोज जो किया गया था वर्ष 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। याद रखिएगा। अगला देखिए, जो स्थल है वह मोहनजोदड़ो है। तो देखिए, इसका खोज वर्ष 1922 में किया गया था राखाल दास बनर्जी के द्वारा। तो देखिए, यह दोनों याद रखिए, एग्जाम में यही बहुत पूछता है कि हड़प्पा का खोज किसने और कब किया। तो देखिए, हड़प्पा का खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में किया और मोहनजोदड़ो का खोज राखाल दास बनर्जी ने वर्ष 1922 में किया। इन दोनों को आप जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, अगला है रोपड़। तो देखिए, रोपड़ का जो खोज किया था वह यज्ञदत्त शर्मा ने किया था 1953-55 में। तो रोपड़ का खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था 1953-55 में। और लोथल का खोज एस.आर. राव ने किया था। यह भी याद रखिएगा, लोथल का खोज एस.आर. राव ने किया था 1955-62 में। आगे देखते हैं कालीबंगा। देखिए, कालीबंगा इसका खोज जो करता है वह अमलानंद घोष हैं, 1952 में किए थे। याद रखिएगा, तो कालीबंगा का जो खोज किए थे 1952 में अमलानंद घोष किए थे। रंगपुर देखिए, इसके जो खोज करता है एम.एस. वत्स हैं, 1935 में किए थे रंगपुर का खोज। अगला चनहुदड़ो। चनहुदड़ो का जो खोज किए थे एन.जी. मजूमदार किए थे 1935 में। तो देखिए, रंगपुर का खोज भी 1935 में हुआ था और चनहुदड़ो का खोज भी 1935 में हुआ था। आगे देखते हैं सुरकोटदा। देखिए, सुरकोटदा इसके जो खोज करता है जे.पी. जोशी हैं, 1964 में इसका खोज किया गया था। आगे देखते हैं बनावली। देखिए, बनावली के जो खोजकर्ता हैं वह आर.एस. बिष्ट। देखिए, एक बार एग्जाम में बनावली का पूछ लिया गया था कि बनावली के खोजकर्ता कौन है, तो आर.एस. बिष्ट जो हैं यह बनावली के खोजकर्ता हैं। यह देखिए 1974-77 में किए थे। आगे देखते हैं आलमगीरपुर। देखिए, आलमगीरपुर इसके जो खोजकर्ता है वह यज्ञदत्त शर्मा हैं 1958 में। आगे बढ़ते हैं कोटदीजी। तो देखिए, कोटदीजी इसके जो खोजकर्ता है फजल अहमद खान 1953 में किए थे। अगला सुतकांगेडो आर.एल. स्टाइन किए थे 1927 में। मांडा जे.पी. जोशी ने किया था 1982 में। आगे देख लेते हैं बालाकोट, जॉर्ज एफ. डेल्स ने किया था 1973-76 में। धौलावीरा जे.पी. जोशी ने किया था 1967-68 में। मिताथल सूरजभान ने किया था 1968 में। और आगे राखीगढ़ी, इसका जो खोज करता है सूरजभान है 1969 में। चलिए एक बार इसका आपसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम में यहाँ से जरूर प्रश्न पूछ लेता है। एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, हड़प्पा के जो खोज करता है राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 में। मोहनजोदड़ो के खोज करता राखाल दास बनर्जी 1922 में। रोपड़ के यज्ञदत्त शर्मा हैं। लोथल के एस.आर. राव हैं। और देखिए, कालीबंगा के अमलानंद घोष हैं। रंगपुर के एम.एस. वत्स हैं। चनहुदड़ो के एन.जी. मजूमदार हैं। सुरकोटदा के जे.पी. जोशी हैं। बनावली के आर.एस. बिष्ट हैं। और देखिए आगे जो है वह है आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर के यज्ञदत्त शर्मा हैं। कोटदीजी के फजल अहमद खां हैं। सुतकांगेडोर का आर.एल. स्टाइन है। मांडा का जे.पी. जोशी है। बालाकोट का जॉर्ज एफ. डेल्स हैं। धौलावीरा का जे.पी. जोशी हैं। कुछ और यहाँ पर देख लेते हैं। मिताथल का देखिए सूरजभान है। राखीगढ़ी का सूरजभान। देखिए, आप इसे याद रखिएगा। अब चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। देखिए, इसे याद रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।
आगे देखते हैं तो देखिए अगला जो है इसे आप सब देखिए, लॉर्ड कर्जन के समय वर्ष 1901 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। तो देखिए पूछ सकता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत जॉन मार्शल को इसका जो है प्रथम महानिदेशक बनाया गया, तो इसे भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए दिया है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, तो याद रखिएगा भोपाल में स्थित है। आगे दिया है कि सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ सकता है कि सैंधव सभ्यता किस काल की सभ्यता है, तो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, इसे आप सब याद रखिएगा। आगे देखते हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड यानी जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने गए। यहाँ पर देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, लिखा है कि काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता, और देखिए वही धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड आर्यों से संबंधित माने जाते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। अब देखिए यह भी इम्पॉर्टेंट है, हड़प्पा काली नदियों के किनारे बसे नगर। देखिए एग्जाम में पूछना रहता है प्रश्न, तो यहाँ से भी पूछा लेता है एग्जामिनर। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ नगर दिया है, दूसरी तरफ नदी या सागर तट दिया, यानी कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा है। तो सबसे पहले देखिए हड़प्पा, देखिए हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। तो हड़प्पा कहाँ है, यह रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो देखिए सिंधु नदी के तट पर, रोपड़ सतलज नदी के तट पर। देखिए यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हड़प्पा जो स्थित था यह देखिए रावी नदी के तट पर, और मोहनजोदड़ो यह सिंधु नदी के तट पर। आगे देखते हैं रोपड़, रोपड़ जो है सतलज के तट पर, कालीबंगा घग्गर के, लोथल भोगवा के, और देखिए सूतकांगेडोर जो है यह दास नदी के तट पर। आगे देख लेते हैं यहाँ पर सूतकाको देखिए सौदीकोर के तट पर, आलमगीरपुर या हिंडर नदी के तट पर, रंगपुर या भादर नदी के तट पर, कोटदीजी या सिंधु नदी के तट पर, कुणाल या सरस्वती नदी के तट पर, चनहुदड़ो देखिए सिंधु नदी के तट पर। और आगे देख लेते हैं बनावली या सरस्वती के तट पर, मांडा चिनाब के, भगवानपुरा सरस्वती के, दैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर, आमरी सिंधु नदी के, राखीगढ़ी घग्गर के। तो देखिए यही कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर, और देखिए और वह नगर किस नदी के तट पर स्थित है, इसे हम सब देखें। तो एक बार और हम सब देख लेते हैं। देखिए हड़प्पा यह जो नगर है रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, रोपड़ सतलज के। आगे देखते हैं कालीबंगा घग्गर के, लोथल भोगवा के, सूतकांगेडोर दास के, और देखिए सूतकाको सौदीकौर के, आलमगीरपुर हिंडन, रंगपुर भादर, कोटदीजी सिंधु, कुड़ाल सरस्वती, चनहुदड़ो सिंधु, और देखिए बनावली सरस्वती, मांडा चिनाब, भगवानपुरा सरस्वती, दैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर, फिर देखिए आमरी सिंधु नदी के, राखीगढ़ी घग्गर नदी के। देखिए आप इसे याद रखिएगा। अब हम सब आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। देखिए इसे आप जरूर याद रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी यह नगरीय थी, और जबकि वैदिक सभ्यता जो थी वह ग्रामीण थी। देखिए इसके बाद हम सब वैदिक सभ्यता ही पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद। तो आप याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी और वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। आगे देखते हैं कि पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। आगे देखते हैं हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। देखिए एग्जाम में या देखिए ऑप्शन देता है, पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा जो धातु है वह हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था। तो देखिए वहाँ पर लोहा भी देता है। याद रखिएगा कि हड़प्पा वासियों को लोहे धातु का ज्ञान नहीं था। देखिए वो सब लोहे से अपरिचित थे, लोहे से परिचित नहीं थे, अपरिचित थे। बाकी जो दिया है कि तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी उन लोगों को थी, लेकिन लोहे की जानकारी नहीं थी। आगे देखते हैं। देखिए प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। तो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में
पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था और परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाना। याद रखिएगा कि प्रारंभ में जो था हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था और जैसे ही थोड़ा थोड़ा विकसित हुआ हड़प्पा सभ्यता तो उस दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था, इसे भी याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। देखिए मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व, यहाँ पर देखिए आर्यकाल से माना जाता है। तो देखिए मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्यकाल से माना जाता है और हड़प्पा संस्कृति की मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। देखिए यहाँ से ऑप्शन में यह ऑप्शन बनाकर पूछ लेता है कि हड़प्पा संस्कृति की मुहर एवं टेराकोटा कलाकृतियों में किसका अंकन नहीं मिलता है। देखिए किसका चित्रण नहीं मिलता है, तो ऑप्शन में गाय भी रहा था। आप गाय पर टिक कीजिएगा कि गाय का चित्रण नहीं मिलता है। बाकी जितने जानवर जैसे यहाँ पर देखिए हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा इनका अंकन मिलता है, लेकिन गाय का चित्रण नहीं मिलता, इसे आप जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले। देखिए अब बहुत बार पूछा है कि गोदीबाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो याद रखिएगा लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। आगे देखते हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। देखिए बहुत पूछता है कि किस स्थान से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, याद रखिएगा कालीबंगा से। तो कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, इसे आप एकदम याद रखिएगा, भूलिएगा मत। आगे देखते हैं कि गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। तो याद रखिएगा कि गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। यह भी याद रखिएगा कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से जो मिला है वह पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। देखिए एग्जाम में बहुत पूछ लेता है कि किस स्थान से किस चीज की प्राप्ति हुई, इसलिए आप इन्हें याद करते चलिएगा। आगे देख लेते हैं कि सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। देखिए यहाँ पर बहुत लोग गलत कर देते हैं, याद रखिएगा आप सब कि सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य जो मिला है वह मोहनजोदड़ो से मिला, इसे भी आप याद रखिएगा। और देखिए सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। देखिए अभी हम आपको पीछे बताए हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, बाकी कुछ धातुएं थी उनसे परिचित थे। और देखिए अभी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि सैंधव सभ्यता किस प्रकार की थी, यानी किस युगीन थी। तो देखिए सैंधव सभ्यता जो थी वह कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसे भी आप याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ के लोग जो थे वह लोहे से परिचित नहीं थे। आगे देखते हैं राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर स्थित है। यह भी याद रखिएगा, हम सब पीछे पढ़े हैं कि राखीगढ़ी जो स्थित है यह हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर स्थित है। आगे देख लेते हैं हम सब। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं राखीगढ़ी स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरजभान ने की थी, पीछे हम सब पढ़े हैं। मोहनजोदड़ो तथा चन्हुदड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। तो देखिए मोहनजोदड़ो तथा चन्हुदड़ो यह दोनों जो है स्थित है यह सिंध प्रांत में तथा सुरकोटदा जो स्थित है गुजरात में है, इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में मादर नदी के पास स्थित है। यह भी याद रखिएगा कि रंगपुर जो स्थित है यह गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में मादर नदी के पास स्थित है। आगे देखते हैं रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। रंगपुर में धान की भूसी के ढेर मिले। देखिए यह जो बिंदु है यानी यह जो पॉइंट है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि धान की भूसी के ढेर कहाँ से मिले। याद रखिएगा रंगपुर से धान की भूसी के ढेर मिले हैं। अब आगे हम सब बढ़ते हैं। तो देखिए आगे यहाँ पर दिया है रंगपुर की खुदाई वर्ष 1953-54 में शिकारीपुरा रंगनाथ राव द्वारा की गई थी, इसे भी याद रखिएगा। और रंगपुर से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। और देखिए रंगपुर से कच्ची ईंट के दुर्ग, नालियां, मृदभांड मिले, इसे भी याद रखिएगा।
तो रंगपुर से देखिए हम सब पढ़े हैं, यहाँ पर एक की धान के भूसी के ढेर मिले हैं, और साथ ही रंगपुर से कच्ची ईंट के दुर्ग नालियां मृदभांड मिले, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दधेरी एक परवर्ती पुरा स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है, याद रखिएगा। और देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार देखिए उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। आगे देखते लेते हैं हम सब। देखिए सिंधु घाट के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे, याद रखिएगा। सिंधु घाट के लोग जो पूजा करते थे वो पशुपति शिव की पूजा करते हैं। देखिए अभी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। आगे देखते हैं किसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। तो देखिए इसका जो प्रमाण मिला है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। आगे देख लेते हैं। देखिए उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा तथा आसन के नीचे 2 हिरण चित्रित किए गए हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा, जब देखिए कठिन पूछना रहता है प्रश्न को तो घुमाकर जब पूछा जाता है यह भी पूछ लेता है। देखिए कठिन इसी प्रकार बनाया जाता है प्रश्न को। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा तथा आसन के नीचे 2 हिरण चित्रित किए गए, इसे भी आप याद रखिएगा। पूछ सकता है दाईं ओर क्या मिला था योगी के, बाईं ओर कौन कौन जानवर मिले थे, और देखिए उनके आसन के नीचे क्या मिला था, यह आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। लिखा है कि योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण तथा इसके 3 मुख हैं। तो देखिए योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। अब हम सब आगे देखते हैं। देखिए मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया। तो देखिए जो जॉन मार्शल महोदय थे उन्होंने इसे यानी इस योगी की मूर्ति को रुद्र शिव से संबोधित किया है। और देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब, देखिए वर्तमान में पाकिस्तान के तत्कालीन मांटगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगा। देखिए इसे हम सब पीछे पढ़ चुके हैं, राखाल दास बनर्जी 1922 में। आगे हम सब देखते हैं। देखिए वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। देखिए अभी एग्जाम पूछ सकता है कि वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था, तो देखिए भारत में किया गया था। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला। देखिए एग्जाम पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसके उत्पादन का प्रमाण मिला, तो देखिए वह कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला। मोहनजोदड़ो देखिए वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित, इसे भी याद रखिएगा कि उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल यानी देखिए ककुदमान वृषभ की आकृति वाली मुहर प्राप्त हुई है। तो देखिए एग्जाम पूछ लेता है कि मोहनजोदड़ो से किस प्रकार के बैल की आकृति वाली मुहर प्राप्त हुई, देखिए कुबड़ वाले बैल की। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैलों का है। तो देखिए सिंधु सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैलों का है। अब आगे हम सब बढ़ते हैं। देखिए कालीबंगा के मृड़पट्टिका पर एक ओर दोहरे सिंग वाले देवता का अंकन है, दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है जिसे एक पुरुष ला रहा है, तो इसे भी याद रखिएगा। देखिए लिखा है कि कालीबंगा के मृड़पट्टिका पर एक ओर दोहरे सिंग वाले देवता का अंकन है, दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है जिसे एक पुरुष ला रहा है। आगे हम सब बढ़ते हैं। देखिए लिखा है कि सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। देखिए इसे याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी।
आगे देखते हैं मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी को द्रोणी में हुआ। देखिए मिस्र की सभ्यता का जो विकास हुआ था वह नील नदी की द्रोणी में हुआ। देखिए इसीलिए मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता है। देखिए मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता है, इसे भी याद रखिएगा। यह भी पूछा गया कि नील नदी का उपहार किसे कहा जाता है, तो देखिए मिस्र को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है कि सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। याद रखिएगा सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। अब आगे हम सब बढ़ते हैं। देखिए सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। देखिए यह जो यहाँ पर जो पॉइंट है इसे आप याद रखिएगा, यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। देखिए सिंधु सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। वह देखिए सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफी थी। देखिए इसे आप याद रखिएगा। तो सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। आगे बढ़ते हैं हम सब। अब देखिए यहाँ पर प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल है। देखिए सिंधु सभ्यता में कौन सा धातु और किस स्थान से प्राप्त हुआ है, इसे पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो देखिए यह कच्चा माल है और देखिए यह स्थल है। तो तांबा, देखिए तांबा जो मिला यह खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान से मिला। देखिए एग्जाम में जो यूपी पीटी 2021 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि तांबा के लिए कौन सा प्रदेश जाना जाता है। देखिए एग्जाम में खेतड़ी राजस्थान यह प्रश्न पूछा था। तो इसी प्रकार देखिए एग्जाम प्रश्न पूछता है जिस पर आप ध्यान नहीं देते हैं, छोटे छोटे जो चीज़ें रहती हैं वही देखिए एग्जाम में कभी कभी आकर पूछ लेता है एग्जामिनर। तो आगे देखिए याद रखिएगा तांबा यह जो इसका प्राप्ति स्थल है खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान। लाजवर्द देखिए बदघसा अफगानिस्तान से, फिरोजा टीन ईरान से, और देखिए चांदी जो है यह राजस्थान के जाबर एवं अजमेर खानों से, अफगानिस्तान एवं ईरान से। सीसा देखिए अफगानिस्तान से, शिलाजीत यह हिमालय से, गोमेद यह गुजरात से। तो देखिए दोस्तों अगर एग्जाम में सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न पूछेगा तो आप लोगों को जितना आज हम सब पढ़े हैं इसमें से ही देखने को मिलेगा। इससे बाहर आप लोगों को एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा यदि सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न पूछा तो दोस्तों आज हम सब इस वीडियो में प्राचीन इतिहास यानी भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो पहला चैप्टर था सिंधु घाट की सभ्यता इसे हम सब कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसका जो अगला वीडियो बनेगा वह देखिए अगला जो चैप्टर है भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो वैदिक सभ्यता है अब हम सब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसका PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।